नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हम लोग जीओसी को स्टार्ट किए थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हम लोग शुरुआत पिछले क्लास में ही हम लोग कर चुके थे, जहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में समझे थे। जहाँ से हम लोग ये समझे थे कि आखिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस की बात किया जाता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए कि वो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होगा, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ता है रिएक्टेंट के बारे में कि जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट किस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसका जो इंटरनल जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो किस प्रकार से देखने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे थे। उसके अलावा भी हम लोग को देखना होता है कि ठीक है वहाँ पे देने वाला है चाहे लेने वाला है, आखिर वो किस प्रकार का इफेक्ट हम लोग को शो कर रहा है, तो उसका इफेक्ट को हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत था। तो इफेक्ट हम लोग को दो तरह से देखने को मिल रहा है। तो इफेक्ट कितने प्रकार के? दो तरह का। पहला क्या, जो परमानेंट इफेक्ट हो उस रिएक्टेंट का, और दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे, जो टेम्प्रोरी हो। तो टेम्प्रोरी वाला में जो हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहला जो हम लोग को है परमानेंट इफेक्ट, जो कि प्रत्येक रिएक्टेंट पे हम लोग को देखने को मिलता है, तो कौन कौन सा टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जहाँ से हम लोग को समझ में आया कि तीन तरह का इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या है हम लोग को, तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, तो वो है मेजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है, हाइपर कंजुगेशन। तो हम लोग को ये तीन तरह का क्या है, तो इफेक्ट्स है जो रिएक्टेंट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है। और उसका इफेक्ट को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग रिएजेंट को उसके साथ अटैक नहीं करवा सकते हैं, उसके साथ रिएक्शंस नहीं करवा सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के जो रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं ना, उस रिएक्शंस को समझने के लिए हम लोग को रिएक्टेंट किस नेचर का देखने को मिल रहा है, किस प्रकार का उसके साथ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से वो समझ नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग को समझना क्या है इफेक्ट के बारे में, और इफेक्ट के बारे में ही समझने के लिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना होता है जीओसी। तो ये तीनों अब इफेक्ट पढ़ने के बाद तब हम लोग कदम रखेंगे क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि बहुत अच्छा हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग चैप्टर्स में यूज होता रहेगा। ठीक है, कि कौन एसिड ज़्यादा होगा कौन बेस होगा, ये सारा कुछ कंपेरिजन करने के लिए हम लोग को एग्जाम में पूछता रहता है। तो वो सारे चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे तब जब हम लोग यहाँ पे वो सारे चीज़ कवर करेंगे। तो हम लोग बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर्स रहने वाला है। तो हम लोग आज मेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास जो भी था उसमें हम लोग बेसिक के बारे में समझाए थे, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे किसका, वो था हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग को तीन तरह का कहानी हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट तब हम लोग को अप्लाई होगा जब कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड में हम लोग को क्या होता है, ऑपरेट करता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, तो सर यहाँ पे पार्शियली चार्ज क्या होता है, तो डेवलप होता है। फिर हम लोग क्या देख रहे थे कि सर यहाँ पे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब जितना ज़्यादा दूर उतना कम इसका इफेक्ट, जितना पास उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए थे। उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट में ये भी देखे थे कि जब हम लोग कार्बन कार्बन का चेन होता है, तो जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कार्बन का लास्ट 3 कार्बन तक हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद जो भी उसका इफेक्ट होता है उसको नेग्लिजिबल हम लोग कर देते हैं, मतलब उधर मानते ही नहीं कि उसका कुछ इफेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग को होता है इंडक्टिव इफेक्ट वो लास्ट 3 कार्बन तक ही हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, चौथा कार्बन से हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोग बात किए थे। तो हम लोग कुल मिलाकर के ये जो इंडक्टिव इफेक्ट था ये सब क्या कहानी था, तो सर इंडक्टिव इफेक्ट कहीं ना कहीं हम लोग इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी था, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी था। इलेक्ट्रॉन को खींच करके वहाँ पे क्या करता था, वो चार्ज को इंड्यूस कर देता था, वहीं से इसका नाम पड़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब सर यहाँ पर कोई एटम आएगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम आएगा जो कार्बन का चेन में अटैच हो जाएगा, और उसके अटैच होने के कारण क्या होता है, तो उस पूरे कंपाउंड में चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। 100% चार्ज नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं कि फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव, ऐसा नहीं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किसके कारण पॉजिटिव आएगा किसके कारण नेगेटिव आया, जो हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग बात कर चुके थे कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है, जो ग्रुप वहाँ पे अटैच होगा कार्बन के चेन में, अगर वो कार्बन मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो
डोनेटिंग मतलब कार्बन डोनेट करने वाला, तो वो कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें पता है ना कि जो चार्ज लेता है, जो इलेक्ट्रॉन अपने में लेगा, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा, जो एटम होगा, जो अटैच होगा कार्बन के चेन के साथ, उस एटम को ध्यान से देखना है, उस ग्रुप ऑफ एटम को देखना है कि वो किस नेचर का है, क्या देने वाला है कि लेने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो कार्बन के चेन में कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला टेंडेंसी रखता है तो कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सारा कुछ देखे थे। अब रहा बात कि कौन कितना ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, कौन कितना एक्सेप्ट कर पाएगा, मतलब कितना ज़्यादा उसका पावर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, इलेक्ट्रॉन खींचने का, या फिर कितना उसका टेंडेंसी है, कितना उसका पावर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो ये पावर को हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन किससे ताकतवर है। जैसे हम तुम लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझाए हुए थे कि देखो मान के चलो हमारे पास ऐसा है H2O, ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं OH-। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। अब बताइए ये दोनों भी देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो बताओ कौन जल्दी डोनेट कर पाएगा, किसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का ज़्यादा। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है न्यूट्रल वाला से ज़्यादा हम लोग को कौन होता है, नेगेटिव वाला। तो हम लोग यहाँ से साफ साफ बता पाए थे कि सर ये जो वाटर है ना, वाटर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, OH- करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर के समझे हुए थे कि मान के चलो NH2- है और एक है हमारे पास NH3। तो NH3 में देखो इसका लोन पेयर, इसमें नाइट्रोजन में क्या है, नेगेटिव है। तो बताइए नेगेटिव वाला जल्दी डोनेट कर पाएगा कि ये न्यूट्रल वाला। तो ऑब्वियस सी बात है सर, नेगेटिव वाला क्या करेगा, ज़्यादा यहाँ पे डोनेट कर पाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन किए हुए थे। तो अब हम लोग को समझना है ओवरऑल ट्रेंड, क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम कि कौन कितना ज़्यादा डोनेट करेगा, कौन कितना ज़्यादा हम लोग को विड्रॉ करेगा। मान के चलो दो गो आइटम हम लोग को यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए दे दिया। मान के चलो तुम्हारे पास A है और तुम्हारे पास है B। अब बताना है कि कौन ये दोनों में से ताकतवर है जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, या फिर कौन इसमें से ताकतवर है कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा। तो भाई ये चीज़ को समझना तो पड़ेगा ना। तो हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट का पावर के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को क्या बोलते थे, प्लस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो वैसे इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोलते थे, तो नेगेटिव इफेक्ट बोलते थे, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे लोग समझेंगे कि माइनस आई का ट्रेंड कैसा होगा, ऐसा कौन कौन सा ग्रुप ऑफ आइटम्स या फिर आइटम्स है जिसका पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने का, या फिर हम लोग देखेंगे प्लस आई इफेक्ट को कि कौन ऐसा आइटम या फिर कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ आइटम्स है जिसका पावर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ठीक है, तो इन लोग का ट्रेंड को पहले समझना है। ठीक है, तो हम लोग अभी का जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग ट्रेंड के बारे में समझने वाले हैं। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। आप सभी लोग का जितना भी था पीछे का कॉन्सेप्ट वो सारा कुछ रिवाइज करवा दिए। अब देखो ये है आपके पास ट्रेंड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले प्लस आई के बारे में बात करें। प्लस आई मतलब सर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा कार्बन एटम को, तो कार्बन वैसा ग्रुप ऑफ आइटम या फिर आइटम जो कार्बन के चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो डोनेट करने वाला क्या क्या है हम लोग के पास, तो देखो तो हम लोग के पास आ गया CH2-। देखो इसके ऊपर CH2-, समझ में आ रहे हो ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज तो तुरंत डोनेट कर देगा कार्बन एटम को। फिर यहाँ देखो NH2-, तो ये नाइट्रोजन नेगेटिव है वो डोनेट कर देगा। फिर यहाँ देखो O-, इसका नेगेटिव चार्ज डोनेट होगा। फिर यहाँ पे देखो O-, ये जा करके डोनेट करेगा। फिर यहाँ देखो 3 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला है, 0 डिग्री वाला कार्बन का चेन है। फिर यहाँ देखो तुम्हारा जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और फिर तुम्हारा क्या है, प्रोटियम। तो इन लोग का भी कंपैरिजन करते हैं कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे पहले इसको ट्रेंड को समझना होगा कि देखो नेगेटिव वाला चार्ज जितना भी होता है ना, उन लोग का पावर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो बता इन लोग में से कौन सबसे ज़्यादा डोनेट कर पाता है। सर हम बताएं कि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो वो जल्दी डोनेट कर पाता है, नाइट्रोजन वाला उससे कम, ऑक्सीजन वाला उससे कम। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यदि हम तुमसे बात किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, तो तुम लोग खुद बताते हो कि सर हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद सर हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का, उसके बाद सर नाइट्रोजन का, उसके बाद ही सर हम लोग को कार्बन देखने को मिलता है। तो अगर यदि हम लोग इसमें कंपेरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, सबसे कम किसका है, कार्बन का। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या समझे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ये था कि सर शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ही खींच के रखेगा, दूसरे दिन वो जाने नहीं देगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा अपने तरफ खींच के रखेगा, दूसरे साइड जाने नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है ना भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो सर, इन लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन कौन जल्दी डोनेट करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा। डोनेट तो सब करेंगे, लेकिन कौन ज़्यादा डोनेट करेगा, डोनेट वही करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी कम, तो कम है तो दूसरे को जल्दी देगा। तो इसी चलते यहाँ देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर और यहाँ पे ऑक्सीजन, बताइए तीनों में से कौन जल्दी डोनेट करेगा, कार्बन। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इससे ज़्यादा इसका है, इससे भी ज़्यादा इसका है, तो जो ज़्यादा भैया तो वो कम ही डोनेट करेगा ना। इसीलिए अगर हम लोग नेगेटिव वाला पार्ट का बात करेंगे तो नेगेटिव वाला डोनेट करता है भैया, तो हम लोग समझ गए कि कार्बन वाला जल्दी डोनेट करेगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो क्या ये ट्रेंड को देख करके क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब रहा गया बात यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ वाला ऑक्सीजन, ये दोनों में क्या कहानी चलता है समझो। हम लोग के पास देखो इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं, ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन, ये डायरेक्ट यहाँ से कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है। अब एक हम लोग को ऐसा है कार्बन C+O माइनस, मतलब C+O और यहाँ पर है माइनस, ऐसा करके। तो देखो भाई ये तो इधर जाकर के डोनेट तो करेगा, डोनेट करेगा तब फिर इधर से ट्रांसफर होगा। तो ये देख रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर जो देखो ये पूरा ग्रुप है ना भाई, ये क्या है, ग्रुप, यहाँ से तुम्हारा कार्बन का चेन स्टार्ट हो रहा है, तो ये ग्रुप क्या डायरेक्टली इसको डोनेट कर पा रहा है, नहीं डोनेट कर पा रहा है। तो इसीलिए इसका पावर क्या हो जाता है, कम जाता है, किसके तुलना में, इसके तुलना में, क्योंकि ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इस वाला कार्बन को दे देगा, लेकिन ये डायरेक्ट इस कार्बन को नहीं देगा, ये इसको देगा, तब फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से O नेगेटिव का ज़्यादा हो जाता है, जो कि हम लोग को एसीटेट आयन होता है उससे, ठीक है। तो इसीलिए क्या यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, ट्रेंड सबसे पहले देखो नेगेटिव वाला पावर ज़्यादा होता है, पॉजिटिव दिक्कत, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं, लेकिन उनमें से कौन जल्दी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जैसे कि कार्बन जल्दी देगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन वाला, लेकिन भाई इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी चलते इसका पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, और इसका पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद देखो हम लोग को जो कार्बन है, जो कि तुम लोग को बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट में, कि देखो एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरा वाला कार्बन उसको डोनेट करता है, या फिर अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है तो ये दूसरे को भी डोनेट करता है। मतलब कार्बन का चेन में भी ऐसा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का और इलेक्ट्रॉन लेने का, ऐसा होता है कहानी। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी किसके पास सबसे ज़्यादा होगा, तो डोनेट करने का टेंडेंसी उसके पास होगा जिसके पास कार्बन की संख्या ज़्यादा लगा हो। कहने का मतलब देखो, अगर यदि मान कर चलो तुम्हारे पास ऐसा कार्बन का चेन है, ठीक है, CH3, और इधर मान कर चलो, मतलब ऐसा मान कर चलो इधर तुम्हारा R है, R का मतलब इधर कार्बन का चेन है, और यहाँ पे तुम्हारा ऐसा लग गया CH3 और यहाँ पर CH3, और एक तुम्हारे पास ऐसा बना देते हैं CH3, मतलब यहाँ पे R दे देते हैं जो कि कार्बन का चेन होगा, और यहाँ पर देखो CH2 और यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, और इधर हम दे देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। और एक केस ऐसा दे देते हैं कि R है, यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है सिर्फ CH3। ये है तुम्हारे पास ग्रुप, ये है तुम्हारे पास ग्रुप, ये है तुम्हारे पास ग्रुप। अब बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट कर पाएगा। तो अरे भैया तुम खुद सोचो, ये इसको देगा, इस कार्बन, देखो यही तो इसको डिनोट कर रहा है ना, तो इस कार्बन को देने वाला कौन कौन है, ये वाला कार्बन, मतलब इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक कार्बन है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसको बहुत कम देगा, और इसका बहुत कम देगा तो ये इसको कितना देगा, बहुत कम ही देगा। लेकिन वही चीज़ देखो जब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन लगा है, इस कार्बन के साथ देखो दो कार्बन लगे हैं, तो ये भी इसको देगा और ये भी इसको देगा, तो मान के चलो ये 5 दे रहे हैं तो ये भी 5 देगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। लेकिन यहाँ पे केस में देखो ये इसको कितना दे रहा है 5, तो ये इसको कितना देगा, 5 ही तो दे पाएगा ना। तो इसका मतलब सर जितना यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, जैसे इस कार्बन का डिग्री देखो, इधर वाला मत काउंट करना, इधर वाला बात कर रहे हैं, इसके साथ कितना कार्बन लगा हुआ है, एक एक लगा हुआ है, मतलब ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है, इस कार्बन के साथ कितना लगा है 1 और 2, तो ये 2 डिग्री वाला ग्रुप है। इसके पास साथ कितना है 1 2 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री वाला है। तो इसका मतलब सर जितना कार्बन का डिग्री रहेगा
तो वो वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या? यहाँ से समझे सर, ये वाला कार्बन इसको डोनेट करेगा। अरे ये पूरा ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप है, ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, और इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये तुरंत ट्रांसफर कर देगा। लेकिन ये इसको कम ही ट्रांसफर करेगा इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही को दे रहा है इसको, यहाँ पे तो और कम कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही दे रहा है। और एक और जिसका कोई भी डिग्री ना हो, जैसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे CH3 लगाओ, इसके साथ कोई कार्बन ना हो, तो ये है तुम्हारा एक ग्रुप, और इसके साथ तुम्हारा R का चेन लगा। बताओ ये किसी को दे पाएगा ज़्यादा? नहीं, क्योंकि इसके साथ तो कोई हेल्प करने वाला है भी नहीं, तो ये बहुत कम ही देगा। इससे ज़्यादा ये देगा क्योंकि इसके पास एटलीस्ट 1 को देने वाला है। उसके बाद ये देगा 2 डिग्री, क्योंकि इसके पास 2 देने वाला है, इसके पास 3 को देने वाला है। तो इसका मतलब सर 3 डिग्री वाला का देने का पावर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को, तीनों तरफ से उसको देगा इलेक्ट्रॉन। 2 डिग्री वाला थोड़ा कम देगा, 1 डिग्री वाला थोड़ा और कम करेगा, 0 वाला का तो और भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कहानी देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या समझा। सबसे पहले हम लोग कैसे समझेंगे? नेगेटिव चार्ज वाला। क्या देखेंगे? देखो प्लस आई समझना बहुत आसान है। ट्रेंड कैसे समझ रहे हैं? नेगेटिव चार्ज वाला का पावर सबसे ज़्यादा है। नेगेटिव वाला में भी किसका? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जैसे कार्बन का कम है तो ये जल्दी देगा, नाइट्रोजन का उससे ज़्यादा है तो ये थोड़ा लेट से देगा, इसका ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बहुत ही कम ही देगा। तो इससे चलते धीरे 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 घटता जा रहा है। तो नेगेटिव वाला पहले खत्म हो गया, उसके बाद आ गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में किसका पढ़ना है हम लोग को? कार्बन का चेन। कार्बन कितना डिग्री का है? तो 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री वाला जल्दी देगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, उसके बाद 0 डिग्री वाला। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए 3 डिग्री का मतलब क्या समझ रहे हो सर? 3 डिग्री का मतलब है कि कार्बन इधर है CH3, इधर है CH3 और इधर है CH3। तो ये है ये ग्रुप, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा 3 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद ये क्या है? कार्बन, इधर है CH3 और यहाँ है CH3 और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो इसको तुम क्या बोल रहा है? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री क्या है सर? 1 डिग्री हम लोग के पास कार्बन CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये कितना है? 1 डिग्री वाला, और ये सिर्फ और सिर्फ CH3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। तो इसका ट्रेंड क्या देखने को मिल रहा है कि सर नेगेटिव वाला के बाद 3 डिग्री का ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, उसके बाद 0 डिग्री वाला। अब जब ये 1 डिग्री वाला मतलब 0 डिग्री वाला जब कार्बन हो जाएगा, उसके बाद देखो कभी कभी हम हाइड्रोजन को भी कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है। तो सारा मॉलिक्यूल ठीक रहेगा, सारा कंपाउंड ठीक रहेगा, बस हाइड्रोजन अलग अलग कर देगा। ये भी ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है मेरे भाई। जैसे ये हाइड्रोजन नॉर्मल है, मतलब इस क्या है? प्रोटियम है, उसके बाद ड्यूटेरियम है, और ये क्या है? ट्राइटियम। तो यहाँ पर देखो डोनेट करने का क्षमता किसका है? तो जब आइसोटोप वाला जिसका एटॉमिक मास कितना है? 3। अरे भैया जानता है इसका 1 3 1 2, इसका 1 1 होता है। तो जो ट्राइटियम वाला जो होता है इसका डोनेट करने की पावर ज़्यादा होता है किससे? ड्यूटेरियम से। और इसका ज़्यादा किससे होता है? हाइड्रोजन से, मतलब प्रोटियम से। तो इसका भी ऑर्डर याद रख लेना कि कभी अगर इससे कंपैरिजन करने बोलते तो T वाला का ज़्यादा होता है, उसके बाद D वाला का, उसके बाद हम लोग को H वाला का होता है। क्लियर है? तो ये हुआ टेंडेंसी किसका कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर पाएगा। मतलब ये ओवरऑल पावर किसका है? प्लस आई इफेक्ट का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था पावर ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड को याद रख लेना। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय सारा कुछ तुम लोग को दिमाग में घुस जाएगा। तो ये ट्रेंड को ध्यान से रखना है, ठीक है। चलो लिख लो इतना। अब देखो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखने जा रहे हैं पावर ऑफ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई करने मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा। तो देने वाला हम लोग पढ़ लिए। अब लेने की बारी। तो लेने वाला क्या है? तो देखो इतने प्रकार का चीज़ है जो जिसे हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देख लो। इसे धीरे धीरे देखते देखते प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि कैसे इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें देखते देखते याद हो जाती है। अब इसको रटाओ भाई, जैसे भी करो, बट इसे याद रखना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को सहूलियत कर देता हूँ, ठीक है। जो थोड़ा सा माइंड में करोगे, 2-3 बार जब लिखोगे तुम्हें खुद याद आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और सारे के सारे तुम लोग को यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी इसका यूज कहाँ करेंगे? जब एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह सब का बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर यूज होगा। उसका हम लोग जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट का, तो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान तुम लोग को कुछ समझ में आ जाएगा कि फिर हम लोग को जरूरत क्या क्या है सो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जैसे कि पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पे माइनस नेगेटिव वाला जो होता है वो जल्दी देता था। पॉजिटिव वाला क्या होता है, क्योंकि वो गरीब हो जाता है तो वो अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। तो यहाँ पर देखो जितने भी पॉजिटिव वाले चीज़ है उसको पहले लिखा गया है,
कहाँ लिखा गया है, पहले लिखा गया है। तो भाई जो पॉजिटिव वाले चीज़ होंगे वो पहले रखा है, इसलिए क्योंकि इन लोग को टेंडेंसी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। अब पॉजिटिव वाला में भी कंपैरिजन देखो, नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर बीच में सल्फर है। तो यहाँ पर भी देख लो NF3 और NR3। NF3 को पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ देखो 3 को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, F फ्लोरीन लिखा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी उसके साथ लगा हुआ है। तो भैया यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो इसको क्लासीफाई किस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले देखो तुम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉजिटिव वाला है, उसके बाद देखो NO2 है, फिर SO3H है, साइनाइड है, फिर एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद देखो फिर यहाँ से हैलोजन ग्रुप है, तो हैलोजन ग्रुप यहाँ पे घुसा दिया है। फिर यहाँ पे देखो ईस्टर मतलब ईथर को पहले कर दिया, उसके बाद अल्कोहल का होता है। फिर यहाँ पे देखो अल्काइन है, अमोनिया मतलब NH2 है, अमीन है, ये क्या है, अमीन है। उसके बाद हम लोग को क्या है, बेंजीन है। फिर हम लोग को इन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन है। तो हम लोग सबसे पहले समझ में आ गया कि सर पहले हम लोग को क्या होता है, तो पॉजिटिव वाला चार्ज में होगा। अब इसमें हम लोग याद रख लेना पड़ेगा, जैसे कि NF3 है, तो NF3 का क्या होता है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा होता है हम लोग को -I इफेक्ट। उसके बाद होता है NR3, उसके बाद SR2, उसके बाद NH3 का होता है पॉजिटिव का। उसके बाद देखो NO2 का होता है, तब फिर हम लोग को SO3H का होता है। क्लियर है। फिर हम लोग होता है साइनाइड का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चला गया कि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का वैसे कर गया। फिर यहाँ से देखो OR का है, मतलब ईथर है। फिर यहाँ पे अल्कोहल है, उसके बाद अल्काइन है, उसके बाद हम लोग को क्या है, NH2 है, उसके बाद बेंजीन है, उसके बाद इन है, उसके बाद हाइड्रोजन। सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन, वहाँ पर भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का ही रेफरेंस लेकर के चला गया है कि इससे ये ज़्यादा देने वाला है, इससे कम देने वाला है, तो उसी को इसको एक तरह से जीरो मान के चलता है कि इसका पावर कितना है, 0। तो ये दोनों में आ जाता है, देने में भी और लेने में भी आ जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे बेंजीन किसको बोलेंगे, तो बेंजीन कहने का मतलब यहाँ पे जैसे बेंजीन रहेगा यही लगेगा। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन किसी चेन में लगा हुआ है तो इसका पावर होता है खींचने का। ठीक है। उसके बाद इन क्या है, इन है हम लोग को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन तो समझ ही गया। तो इस प्रकार से इसका ट्रेंड है भाई, ये ट्रेंड को तुम लोगों को क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है। 2 बार 3 बार लिखोगे दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा कैसे करना है। सो इसका बहुत लोग न्यूमोनिक से भी याद रखता है, तो न्यूमोनिक से इसको याद करोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए इसको 3-4 बार लिखोगे खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। सो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर ये सब चीज़ देखने के लिए कि देख लो OH और OR टेंडेंसी किसका है ज़्यादा, OR का ज़्यादा है खींचने का। बाकी ये हैलोजन वाला तुम्हें ज़्यादातर यूज होते रहेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड, तो ये दोनों में से कौन ज़्यादा खींचता है, तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से भी ज़्यादा कौन खींचता है, तो हम लोग को साइनाइड खींचता है। तो इसी प्रकार का हम लोग बार बार जब वहाँ पे देखते जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ याद हो जाएगा। तो इस ट्रेंड को तुम्हें क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है। बाकी इसका जब एप्लीकेशन की बात करेंगे ना इंडक्टिव इफेक्ट का, तो पता चल जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो ठीक है। तो अब पहले इससे रिगार्डिंग पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से तुम लोग नोट्स कर लो, इसको क्या कर लो, नोट्स कर लो। ठीक है। जल्दी से नोट्स कर लो इसे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, इसका एरो के पहचान कर लेते हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चंस क्या है, ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। इफेक्ट जो यहाँ पे लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, वो किधर लग रहा है, इसका डायरेक्शन को हम लोग को दिखाना है। तो बताओ कैसे दिखाओगे। जैसे अभी देखो तुम लोग को बताए थे इन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, नेगेटिव था हम लोग को। तो इसका मतलब सर ये लेने वाला है, तो लेने वाला है तो इसका ट्रेंड कैसे चलेगा, तो सर इसका जो इलेक्ट्रॉन मूव होगा वो इधर से इधर होगा। सैम्बल इस तरह से क्यों लग रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन ही खींच रहा है, तो इधर से इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड से इसको क्या करता है, खींचता है। क्लियर है। चलो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कैसे चलेगा। तो सर यहाँ पे देखो OH है सर, OH अल्कोहल, अल्कोहल क्या करता था, -I इफेक्ट लगाता था। तो इसका मतलब सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इधर से इधर ट्रांसफर होगा। ठीक। यहाँ पर देखो N है और हाइड्रोजन, तो ये इधर से हाइड्रोजन इधर नाइट्रोजन खींचेगा और नाइट्रोजन इधर कार्बन से अपने साइड खींचेगा। तो इधर से इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा और इधर खिंचाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या करता है, -I इफेक्ट लगाता है, मतलब अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहाँ से खींचेगा, फिर ये यहाँ से खींचेगा, फिर ये यहाँ से खींचेगा। यहाँ देखो O माइनस में बोले थे कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब इधर से इधर ट्रांसफर होगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है यहाँ पे,
जो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट वो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये चीज़ हम लोग को समझने के लिए आइडिया देता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चंस। अब चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करता रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग करेंगे जब हम लोग इसका एप्लीकेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समझो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहला एप्लीकेशन क्या है समझो, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग को तो पहले भी बताएं कि भाई हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ने वाले, जो हम लोग को ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाला है। तो इस चीज़ को समझने के लिए फिर हम लोग को यही इंडक्टिव वगैरह ये सब जो इफेक्ट लगता है उसके कारण इसका क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, घट जाता है, तो कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, यही चीज़ को हम लोग को क्या करना है, समझना है। अब हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है। एलिफेटिक मतलब कहने का मतलब सर जिसमें हम लोग को कोई भी रिंग ना दिखाई दे, मतलब कि कोई भी हम लोग को डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन वगैरह ये सब देखने को हम लोग को ना दिखे। ठीक है, एलिफेटिक क्या है, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। क्लियर है, तो हम लोग एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के देखो ओपन चेन वाला में ही हम लोग देखने वाले हैं। तो अब बताओ कि इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे पता चलेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब तुम क्या समझे हो, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, एसिडिक मतलब कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है, तो कोई कितना ज़्यादा एसिडिक होगा ये हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर हम लोग कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से। इसको समझने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग एसिड हम लोग बात कर रहे हैं, वही भी कैसा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग कैसे समझते हैं सर, ये होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर होता है सर H, यही तो होता है। हाँ सर, इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अच्छा कोई एसिड एसिड क्यों कहलाता है सर, वो एसिड इसलिए कहलाता है क्योंकि वो क्या होता है, डिसोसिएट होने के बाद वो हम लोग को क्या देता है, तो H+ देता है। मतलब सर यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहीं से H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है H+ के रूप में। यही तो होता था। हाँ सर, इसका मतलब सर ये एसिड तब कहलाता है जब ये आपस में क्या करते हैं, H+ फर्निश करते हैं, H+ यहाँ पे क्या करता है, डोनेट करता है। अब यहाँ पे देखो ये तो हम लोग को एसिड हो गया, अब ये एसिड का क्या हो गया, आयन हो गया। अब देखो ये उतना ज़्यादा एसिडिक तब होगा, जैसे कभी भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा, ज़्यादा उसी का होगा जो जिसका ये जो आयन है वो आयन स्टेबल हो। भाई देखो सिंपल समझो, पहले ये न्यूट्रल स्टेट में था, टूटने के बाद ये किस में हो गया, नेगेटिव चार्ज में। अच्छा तुम जानते हो, ये तो जानते होगे कि कोई भी चीज़ चार्ज के रूप में रहना नहीं पसंद करता है। अगर कोई भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज हो गया तो वो चार्ज को वो बर्दाश्त नहीं करता है। बर्दाश्त तब करेगा जब उसको कोई स्टेबल करने वाला हो, उसको कोई खुशी देने वाला हो, तभी वो चार्ज के रूप में रहेगा। अदरवाइज कुछ भी चीज़ ऐसा ले लो जो चार्ज के रूप में उसको छोड़ दो तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो भैया इसका मतलब हम लोग को एसिड तभी होगा ना, ये एसिड तब कहलाएगा जब इधर हम लोग को H+ जितना ज़्यादा चला जाए, जितना ज़्यादा यहाँ से H+ हम लोग को निकलता जाएगा उतना बेहतर ही हम लोग को एसिड कहलाएगा। तो सर वो तब हम लोग H+ यहाँ पे निकाल पाएगा ना जब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आपस में क्या हो जाए, अस्टेबल हो। इसका मतलब सर ये जब तक हम लोग को स्टेबल नहीं होगा तब तक ये हम लोग को H+ फर्निश नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, ये आयंस में ही क्यों बदलेगा। अगर ये एसिड में कन्वर्ट होने के लिए H+ डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद वो खुद नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, वो भी तो स्टेबल होना चाहेगा ना। तो अगर उसको स्टेबल करने वाला कोई चीज़ नहीं है तो वो कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, वो कभी भी H+ देगा ही नहीं, और H+ नहीं देगा तो वो कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ उसका अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वो एसिड कैरेक्टर अपना खोने लगेगा। तो अगर यदि कोई भी एसिड तब हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा उसका होगा जब यहाँ पर ऐसा आइटम लग जाए, ऐसा ग्रुप यहाँ पे लग जाए जो इस वाले ग्रुप से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे। क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे। क्यों सर, अगर यदि मान के चलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये आयंस में टूटा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, जब इसके साथ नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए।
अब बताओ नेगेटिव चार्ज कब खत्म होगा? तभी ना होगा जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर इसके पास नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए, या नेगेटिव चार्ज किसी और को दे दे। नेगेटिव चार्ज किसी और को कब देगा? जब इसके साथ को खींचने वाला आ जाए। तो इसका मतलब सर, अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका जो आयंस होता है, जो हम लोग यहाँ पे बात कर ले कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो यहाँ पे हम लोग को उसका आयंस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये आयंस क्या स्टेबल है? अगर वो स्टेबल है, जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा हम लोग को क्या कहलाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ उसका कहलाएगा। तो बताओ, जब ये हम लोग को आयंस में टूट रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज जितना जल्दी इसके साथ ख़त्म हो जाए उतना जल्दी वो हम लोग को खुशी देगा, खुश होगा, और खुश होगा तो उतना जल्दी हम लोग को H+ डोनेट करेगा। इस हिसाब से बोलेंगे कि ये एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उतना ज़्यादा ये हम लोग को अच्छा है। क्लियर है? तो इसका मतलब सर, ये तब हम लोग को स्टेबल हो पाएगा जब इससे इलेक्ट्रॉन को लेने वाला लगा दें, तो इसके साथ हम लोग एक ऐसा ग्रुप को अटैच करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? खींचता हो। इसका मतलब सर, यहाँ पर जो हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप हम लोग किस तरह से लेने वाले हैं? तो वो ग्रुप हम लोग को रहेगा -I इफेक्ट, क्योंकि तुम लोग को पता है कि यहाँ पे वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है जो -I इफेक्ट शो करता हो। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्रुप लगाएंगे ना सर, ये ग्रुप यहाँ पर कैसा अटैच करने वाले हैं? तो वो रहने वाला है -I, यहाँ पर क्या रहने वाला है? -I ग्रुप रहने वाला है। क्लियर है? क्योंकि -I ग्रुप के पास ये क्षमता है कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अगर यहाँ पे -I है तो ये इधर वाला इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींचेगा तो इसको स्टेबल कर देगा। अब यहीं से समझ में आता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि 2-3 को जो अभी कंपेरिजन करवाए थे ना -I का, तो वही 2-3 को एग्जाम्पल दे देगा, किसी में फ्लोरीन लगा देगा, किसी क्लोरीन लगा देगा, किसी में नाइट्रो लगा देगा, बोल देगा बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो भाई जो ज़्यादा खींचने वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जितना जल्दी नेगेटिव चार्ज को ये कि अपने साइड खींच लेगा, उतना जल्दी इसके ऊपर बोझ खत्म हो जाएगा, और बोझ खत्म हो जाएगा तो वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर है? अब मान कर चलो यहाँ पे लेने वाला की जगह हम देने वाला दे देगा, तब क्या करेगा? अरे भैया इलेक्ट्रॉन तुम देने वाला को लगा देगा तो उसके पास पहले ही नेगेटिव है और तुम फिर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके पास नेगेटिव की संख्या क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और नेगेटिव की साइन बढ़ने लगा तो वो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा शो करेगा? नहीं, क्योंकि वो स्टेबल होगा ही नहीं। तो स्टेबल नहीं होगा तो वो कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब सर, अगर यदि हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो उसके लिए खींचने वाला पावर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर उसको घटाना है तो इलेक्ट्रॉन को देने वाला देना पड़ेगा, मतलब +I देना पड़ेगा। तो इसका मतलब सर, हम लोग को ट्रेंड को याद रखना जरूरी है कि कौन ज़्यादा खींचता है, कौन कम खींचता है। जो ज़्यादा खींचने वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, जो कम खींचने वाला है वो लेस एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। क्लियर यहाँ था? तो यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब सर, अगर यहाँ पे -I लगा देंगे तो इसका मतलब सर, ये हम लोग को क्या हो जाएगा? गुड एसिड हो जाएगा। ये हम लोग को क्या कहलाएगा? गुड एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को क्या हो जाएगा? स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाएगा तो ये हम लोग को ज़्यादा एसिडिक कहलाएगा, अच्छा एसिडिक कहलाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे +I लगा देते तो ये हम लोग को बैड एसिड हो जाता, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर +I देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ा देगा, और बढ़ा देगा तो इसका चार्ज और बढ़ जाएगा, और कोई भी कंपाउंड कोई भी आयंस में रूप में रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए। आई बात समझ में? तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ 2 बातों पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, क्योंकि देखो एसिड तो एसिड यही होगा ना कि वो आयंस में टूटेगा नेगेटिव चार्ज में, और वहाँ से क्या हो जाएगा? तुम्हारा H+ हटेगा, तो H+ तुम्हारे से मिल गया, उसी से तुम्हारा एसिडिक हो जाता है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? जिसका नेगेटिव पार्ट क्या हो? स्टेबल हो। तो नेगेटिव पार्ट स्टेबल तब होगा जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई ग्रुप लग जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब सर, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को AS से दिखाएंगे, चलो पूरा लिख देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ।
एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ दो फैक्टर्स पे बात करता है। अगर यदि हम लोग को -I ग्रुप लगा है तो उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि जितना ज़्यादा -I इफेक्ट उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। देखा ना अभी, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, और उतना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उतना ज़्यादा वो अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। वही हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या चीज़, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया -I का। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर +I की बात करेंगे तो +I क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या समझे कि अगर +I वहाँ पे डोनेट करने वाला अगर लग जाएगा, जितना ज़्यादा वो डोनेट करेगा उतना ही घटिया उसको क्या कर देगा, एसिड बना देगा। क्योंकि भाई जितना अगर यहाँ पे +I लगा देगा तो उसको इलेक्ट्रॉन और दे देगा, इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो उसको अनस्टेबल कर देगा, अनस्टेबल कर देगा तो उतना गंदा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना कम +I उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितना ज़्यादा एसिडिक मतलब जितना ज़्यादा +I उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो +I का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और -I का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि -I जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और +I जितना स्ट्रॉन्ग उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा। तो भाई वो तो गंदा कर देगा, -I वाला अच्छा कर देगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस बातों से हम लोग को क्या समझ में आया कि सर ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, क्या है, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सर हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, +I इफेक्ट का। तो ये हम लोग को रहा यहाँ से बात। अब ये चीज़ जब तुम लोग समझ गए हो तब यहाँ से हम लोग को न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। अब यहाँ से देखो, इसको भी समझने के बाद एक तो फैक्टर्स हम लोग को समझ गए कि एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग को देखना है कि वहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला। अगर इलेक्ट्रॉन को देने वाला है तो वो लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा इसका मतलब बहुत ही खराब वो एसिड होगा। और वही अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, मतलब -I इफेक्ट अगर वहाँ पे लगा है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल करेगा। स्टेबल करेगा इसका मतलब क्या समझोगे, तो इसका मतलब है सर कि वो मोर एसिडिक होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो -I इफेक्ट है या फिर +I इफेक्ट है, जो ग्रुप लगेगा उसमें भी हम लोग को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी में एक है, मतलब दो को कंपाउंड ले लिए, अरे एक दूर चला गया और एक सामने है, तो बताओ किसका एसिडिक इफेक्ट हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे समझो, तुम लोग को एग्जाम्पल से समझाते हैं, या फिर ऐसा समझो, पहले तुम इसको लिख लो, क्योंकि एक ही साथ अगर सब कुछ मिक्स करा देंगे तो तुम लोग को मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। तो अभी एक का स्टेप तुम लोग को समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तुम लोग को बताएंगे DNP रूल। तो सबसे पहले भी तुम लोग देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में तुम लोग ये तो समझ में आ गया ना कि जितना ज़्यादा खींचने वाला उतना ज़्यादा वो स्टेबल, उतना ज़्यादा स्टेबल तो उतना ज़्यादा वो अच्छा एसिड होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा इसका मतलब सर वो घटिया क्या हो जाएगा, हम लोग को एसिड होगा। तो इसी चलते बोले कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एसिड वही ज़्यादा होगा जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, और वही ज़्यादा घटिया होगा जितना वो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। क्लियर हो। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो इतना पहले लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल जब करवाएंगे तो वहाँ से अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब दो। जवाब क्या देना है कि अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या समझा कि सर जो एसिड होता है वो H+ देने के बाद क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है सर नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट को स्टेबल करना होता है। स्टेबल वही करेगा जो इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचे। क्लियर है। तो वही हम लोग को ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अब हम लोग को अरेंज करना है। जैसे हम लोग को देखो ये हम लोग को पूरा दे दिया है, अब ये चारों में से कंपेयर करना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा होगा समझो। यहाँ पर ये जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद हम लोग को क्या बनेगा, तो ये बनेगा COO-, अरे इसके साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो ये H+ देगा तो ये क्या बनेगा COO-, और इसको स्टेबल करने के लिए क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर देखो ये COOH यही तो एसिड है ना, इसमें देखो ये हम लोग को करेगा तो ये हम लोग को क्या बनेगा COO-, और यहाँ पर देखो इसके लिए क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है C2H5 जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा COO-, और यहाँ पर सर लगा हुआ है C3H7 लगा हुआ है।
ये लगा हुआ है। अब कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं सर? कहने का मतलब ये समझ रहे हैं कि इतना सा पार्ट तो सब में कॉमन है, इसमें भी पार्ट क्या है? कॉमन है, इसमें भी कॉमन पार्ट है, इसमें भी हम लोग को कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब सर हम लोग को डिफरेंट इधर 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 हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सर इसका मतलब समझ रहे हैं कि देखो ये हाइड्रोजन, इसको सिर्फ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन क्या होता है? लेने वाला भी होता है और देने वाला भी। तो देने प्लस आई इफेक्ट में भी देखा तो सबसे पीछे था, और माइनस आई में भी क्या था? सबसे पीछे था। मतलब इसको देने लेने में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मान के चलो ले भी रहा है तो बहुत कम ले रहा है, दे भी रहा है तो बहुत कम दे रहा है, मतलब इसका कोई भी इफेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वो कार्बन लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और देगा भैया तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये हम लोग को लेस एसिडिक होगा। समझ में आया था ना? उसके बाद फिर यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ पे एक ही कार्बन दे रहा था, यहाँ पे तो दो दो को कार्बन मिल करके दे रहा है। तो यहाँ पे दो को कार्बन लगा हुआ है ना, C2H5 मतलब CH3CH2 ऐसा लगा रहेगा, मतलब यहाँ पे सर दो कार्बन मिल करके दे रहा है, यहाँ पे तीन को कार्बन मिल करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहा है कि सर जिसमें कार्बन ना हो तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम दे रहा होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं दे रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दे रहा है। और यहाँ पे सर एक कार्बन मिल करके दे रहा है तो बहुत कम देता होगा, दो को कार्बन मिल करके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तीन वाला और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। मतलब कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ाने गए तो उसका सर प्लस आई इफेक्ट क्या होने लगा? बढ़ता चला गया। तो ज़्यादा बढ़ता चला गया मतलब इसको और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, तो दे रहे थे इसका इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसका मतलब और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा तो वो बहुत ही लेस एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग को शो करेगा, मतलब बहुत ही खराब वो क्या होगा? एसिड होगा। इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन वाला का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक कार्बन मिल करके दे रहा है, यहाँ पे दो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ पे तीन तीन को दे रहा है। इससे चलते तीन तीन को अगर इसको देगा प्लस आई इफेक्ट, तो भैया यहाँ पे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे घटिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पे देखो इतना पार्ट हम लोग को कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है, बस यहाँ पे हम लोग को अलग है तो क्या है? तो यहाँ पे देखो ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, क्योंकि तुम लोग को बताए थे, क्या बताए हैं कि सर ये सब जो है ये हम लोग को हैलोजन ग्रुप है, और वहाँ पे हम लोग शो कर रहे थे कि इन लोग इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, इसलिए इसको माइनस आई इफेक्ट बोल रहे थे। तो बताए इन लोग में हम लोग को सिर्फ डिफरेंट पता करना है, बाकी सब तो कॉमन ही है। ये सब हम लोग को क्या है? ये सब का सब हम लोग को कॉमन पार्ट है। ये देखो इसमें भी CH2COOH, इसमें भी CH2COOH, इसमें भी CH2COOH, इसमें भी CH2COOH। तो इसका मतलब सर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इससे पता करना है। अब इसमें हम लोग क्या पता कर रहे थे? तो सर हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादा खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, देखो खींच तो सभी रहा है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, लेकिन जो ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा उसको स्टेबल करेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल करेगा तो उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब बताओ आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा लगता है? तो ऑब्वियसली बात है सर फ्लोरीन में ज़्यादा लगता है, तब क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। इसका मतलब सर हम लोग समझ रहे हैं कि इसके पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, तब फिर उसमें होगा। इसका मतलब सर हम लोग ये जो बात पढ़े थे ना अभी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई का। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिए, क्योंकि सर प्लस आई इसका ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा है तो सबसे घटिया है। यहाँ पर देख रहे हैं सर इसका माइनस आई ज़्यादा है, तो माइनस आई ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जीत गया। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, समझ पाएँ। तो आई होप कि तुम लोग को अगर शो करने के लिए दिया दे, क्वेश्चंस में दे दे कि बताओ इन लोगों में से बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटिया होगा, तो क्या तुम लोग कंपैरिजन कर लोगे? कैसे कंपैरिजन करोगे? जिसके पास प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है सबसे गंदा, जिसके पास माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है वो सबसे बढ़िया। क्लियर है? अगर सिर्फ वो प्लस आई ही है, जैसे पहला क्वेश्चन में सबका सब प्लस आई था, तो प्लस आई में देखेंगे कौन सबसे कम प्लस आई शो कर रहा है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। क्लियर है? इस प्रकार से अगर सबका सबसे माइनस आई है तो कौन सबसे ज़्यादा माइनस आई कर रहा है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ करना है तो प्लस आई वाला है तो उसमें कम वाला को पहले जिताना है, और माइनस आई वाला है तो माइनस आई वाला में सबसे ज़्यादा वाला को जिताना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग खेलते हैं। चलो इतना लिख लो। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग को बताना है कि किसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर वही बात है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतना घटिया।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा घटाएगा उतना बेहतर, मतलब खींचने वाला जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जितना ज़्यादा देने वाला उतना घटिया। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड को देखो, सभी का स्ट्रक्चर्स पहले बनाते चलो, अच्छा से समझ पाओगे। जैसे देखो सब में ये कॉमन पार्ट है, देख भाई अच्छे से समझ। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये COOH, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बस अंतर तो हम लोग को इधर है, इसमें CCl3 है, CHCl2 है, CH2Cl और इसमें CH3 है। अब यहाँ पर समझना, ये CCl3 का नहीं मतलब कार्बन है, इसके पास Cl 3 गो है, तो Cl 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 और इधर कार्बन इसके साथ जुड़ा है। इसमें CHCl2 का नहीं मतलब CH, इधर Cl और इधर Cl और इधर हम लोग ये जुड़ा हुआ है। CH2Cl कहने का मतलब ये हो गया CH2 और इधर है तुम्हारा Cl और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या है CH3 लगा है। अब बताओ इन लोग का कंपैरिजन कर लो कि किसका प्लस आई या फिर माइनस आई ज़्यादा है, किसका कम है। तो अब ये तुम सिंपल समझ लो, इसका अगर तुम ट्रेंड लगाने जाओगे तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। अब इधर से डिसाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे Cl है, Cl है, Cl है। अब यहाँ से देखो Cl एक नहीं है, Cl 3 गो है, तो इस कार्बन से Cl 3 को खींच रहा है, मतलब इसको ज़्यादा करीब करेगा। ज़्यादा करीब करेगा तो ये COOH से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा और ज़्यादा खींचेगा तो ये मोर एसिडिक देगा। इस कार्बन से खींचने वाला दो गो Cl है, इस कार्बन से एक गो Cl खींचने वाला है और इसके पास तो कुछ है भी नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ देने का काम करेगा। इसमें क्या है, एक गो खींचने वाला है, इसमें दो गो खींचने वाला है, इसमें 3 गो खींचने वाला है। तो जितना ज़्यादा आइटम लगा रहे खींचने वाला, अरे यहाँ पे Cl 3 गो लगा हुआ है तो 3 गो ज़्यादा खींचेगा ना, इसमें 2 गो खींच रहा है, इसमें एक गो मिलकर खींच रहा है, इसमें कुछ भी है ही नहीं। तो इसका मतलब सर इस ज़्यादा खींचेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। यहाँ से हम लोग क्या समझे कि जितना ज़्यादा नंबर में खींचने वाला ग्रुप लगा रहेगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ गया, चलो इतना लिख लो। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने से पहले हम लोग को एक रूल्स को समझना जरूरी है, वो है DNP रूल। क्या है? DNP रूल। ये DNP रूल से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तुम JEE देने जाओ, नीट देने जाओ, COT देने जाओ, इसी में फंस करके बच्चे सही क्वेश्चंस को भी गलत करके आ जाते हैं, जिन लोग को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आओ समझते हैं हम लोग अच्छे से ये DNP रूल क्या होता है। तो DNP रूल होता है, D मतलब डिस्टेंस, N मतलब क्या है, तो ये है नंबर, और P मतलब क्या है, पावर। कहने का मतलब जब भी हम लोग प्लस आई ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप की बात करते हैं तो उसी के द्वारा तो हम लोग का इफेक्ट होता है ना, कि कोई एसिडिक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, तो उसको स्टेबल कौन कर रहा है ज़्यादा या फिर कौन ज़्यादा उसको अनस्टेबल कर रहा है। इसी बेसिस पे तो तुम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, इसी के बेसिस पे डिफाइन करता था। अब रह गया बात लेने और देने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है, जो तुम्हारे पास ग्रुप लगा हुआ है, जो तुम्हारे पास एटम लगा हुआ है, वो कहाँ लगा हुआ है, इस बात पे भी तो निर्भर लगेगा। कहाँ लगा है, कितना लगा है, उसका पावर कितना है, ये 3 बात पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग तीनों बात को पहले समझते हैं। जैसे पहला कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन को समझो। जैसे यहाँ पर भी 3 को कार्बन, यहाँ पर भी 3 को कार्बन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद लगा है। अब यहाँ पे समझो, ये है हम लोग को माइनस आई ग्रुप। ये जो माइनस आई ग्रुप है वो कहाँ पे लगा है, इसके जस्ट बगल वाला में, मतलब पहला पोजीशन पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला पोजीशन पे तुम्हारा लगा हुआ है। तो अब देखो तुम समझो कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कहलाएगा, इस चीज़ को डिपेंड करेगा कि वो प्लस आई ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप देखो पहला पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो माइनस आई ग्रुप कहाँ लगा है, दूसरा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ गया है। तो डिस्टेंस बढ़ जाने के बाद क्या आता है, उसका इफेक्ट करना कम हो जाता है। मतलब माइनस आई देखो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, लेकिन ज़्यादा कौन खींचेगा, जो ज़्यादा समीप रहेगा। ज़्यादा समीप कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो बताओ कौन जीतेगा। तो सर हम लोग को जीतेगा ये वाला। क्यों जीतेगा यहाँ पे, तो सर यहाँ पे जीतेगा हम लोग को ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो खींचने वाला ग्रुप है वो सामने लगा हुआ है इसका। तो सामने लगा हुआ है तो इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको जल्दी ये खा जाएगा, और ये हम लोग को लेट से खाएगा क्योंकि ये तो बहुत डिस्टेंस में है।
तो इसी वजह से सर हम लोग को जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा ये होगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो अगर यदि हम लोग इसको ए और बी का हम लोग नाम दे दें कि मान के चलो ये कंपाउंड ए है और ये वाला कंपाउंड बी है, तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ए है सो ज़्यादा हो जाएगा किससे, बी से। ए किससे ज़्यादा होगा, बी से। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे डिस्टेंस इसका क्या है, कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे देखो DNP रूल, तो यहाँ समझ में आया कि जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, तो पावर कहलाएगा, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, वहाँ पे उसका क्षमता बढ़ जाएगा वहाँ से। बात समझ में आ रहा? मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर देख रहे हैं प्लस आई और माइनस आई में कि कौन ज़्यादा खींच पाएगा, तो जितना कम डिस्टेंस में रहेगा उतना ज़्यादा उससे खींच पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहेगा पहला, चलो इतना लिख लो। तो अब यहाँ पे समझो सबसे पहले बात, तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन 3 कार्बन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट, देखो यहाँ से सारा कुछ तो कॉमन है, ठीक है, ये भैया दोनों साइड हम लोग का क्या है, कॉमन है। तो इधर वाला हम लोग को देखना है सिर्फ। अब देखो इसके बगल वाला में कार्बन में ही हम लोग को प्लस आई माइनस आई लगा हुआ है, तो ये कैसा है, माइनस आई। तो ये बगल वाला ही कार्बन में है, यहाँ पर भी बगल वाला ही कार्बन में माइनस आई है, लेकिन यहाँ पर दो को माइनस आई है और यहाँ पर क्या है, एक ही गो है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा नंबर पर क्या रहेगा, लेने वाला या फिर देने वाला रहेगा, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। मान के चलो कहीं एक गो है प्लस आई और एक जगह 2 गो है प्लस आई, तो कौन ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, जहाँ पे 2 गो रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस आई की बात है, तो यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे 2 है, बताओ किसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। भाई जिसमें ज़्यादा खींचने की पावर होगा, ज़्यादा पावर किसके पास होगा, जिसके पास 2 को हम लोग लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके पास खींचने वाला 2 लगा है, तो इसका ज़्यादा खींचेगा तो इसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो अगर यदि हम लोग बात करेंगे ए और बी में, तो हम लोग तुरंत अभी बोलेंगे कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा वो बी का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ए से। क्यों? क्योंकि इसके पास खींचने वाला कितना है, 2 ग्रुप, और इसके पास क्या है, 1 ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग देखें डिस्टेंस का कहानी, ठीक है। उसके बाद देखें कितना ज़्यादा नंबर में लगा रहे उसका ग्रुप, तो उसके बेसिस पे देखें। अब एक बात कर लेते हैं पावर का, तो पावर वाला में देखो, इसको लिख लो, ठीक है। पावर का अगर हम बात करते हैं और तुम लोग से हम सवाल ऐसा कर दे कि मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा है, कैसा है कि वहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारा लगा हुआ है ये मान के चलो तुम्हारे पास लगा हुआ है क्या, मान के चलो तुम्हारे पास लगा हुआ है CN, ऐसा लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सर सारा कुछ कॉमन है, बस यहाँ पर देखो ये है माइनस आई और ये भी है माइनस आई, तो माइनस आई किसका ज़्यादा होता है। तो सर साहब हम लोग समझते हैं कि ये जो साइनाइड वगैरह सब होता है, क्या होता है, जो साइनाइड वगैरह सब होता है उसका माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में, हम लोग हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं उसके कंपेयर में। तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि सर इसका पावर ज़्यादा है इससे, ठीक है, क्योंकि देखो ये पहला पोजीशन पे ये भी लगा है, ये भी पहला पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे साइनाइड लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरीन लगा खींचने की पावर इससे क्या है, कम है। इसी चलते हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो ए वाला अवर क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। क्लियर है? तो अभी देखो हम लोग तीनों कहानी देख लिए, डिस्टेंस का भी कहानी देख लिए कि जो जितना ज़्यादा में डिस्टेंस में रहेगा वो कम इफेक्ट लगाएगा। दूसरा देखें कि जितना ज़्यादा नंबर पे लगा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर हम लोग देखें कि अगर पावर का बात, किसका ज़्यादा पावर है, तो पावर देख रहे हैं साइनाइड का ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, फ्लोरीन का। तो पावर के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा पावर खींचने का तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ज़्यादा उसको स्टेबल करेगा, ज़्यादा स्टेबल करेगा मतलब उसका ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा कंपाउंड देखने को मिल जाए जिसमें डिस्टेंस भी हो, नंबर ऑफ, मान के चलो किसी में ज़्यादा डिस्टेंस हो और किसी में कम है, और किसी में ज़्यादा तुम्हारा ग्रुप लगा है और किसी में क्या है, पावर वाला ज़्यादा लगा है, तो उस स्थिति में तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे, कैसे सर हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आओ इसको समझाने के लिए हम एक क्वेश्चंस देते हैं, उस माध्यम से तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो उस स्थिति में तुम किसका अकॉर्डिंग जवाब दोगे। मान के चलो तुम्हारे पास क्वेश्चंस ऐसा है, क्वेश्चंस ये है, मान के चलो ए नंबर पे ऐसा दिया हुआ कि CH3, ठीक है, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि CH है और यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर भी दे देते हैं ऐसा, कैसा दे देते हैं, ये है तुम्हारा Cl, उसके बाद एक और दे देते हैं
इधर भी तुम्हारा दे देते हैं Cl दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं CH2 और मान के चलो ऐसा दे देते हैं COOH दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं ऐसा कैसा कि मान के चलो तुम्हारे पास है फ्लोरीन है, C है, इधर है Cl है और इधर तुम्हारा Cl है, ठीक है। या फिर मान के चलो ऐसा ही सिर्फ दे देते हैं और यहाँ पर H दे देते हैं और ये है तुम्हारा CH2 और ये है COOH है, ठीक है। और तुम्हारे पास मान के चलो C दे दिए हैं, ये तुम्हारा क्या है B, ये क्या है A, और उसी प्रकार से तुम्हारा दे देते हैं C कैसा है ध्यान से देखो, यहाँ पर है तुम्हारा CH3 और यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है तुम्हारे पास Cl और ये है तुम्हारा COOH ऐसा। अब बताना है कि ये तीनों में से A, B, C में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा और किसका कम। तुम्हें जो कंपेयर करना है वो एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है। अब तुम लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम। जल्दी से सोचो और खुद से जवाब दो, खुद में जवाब दो कि क्या किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बोलेगा, A का कि B का कि C का, A का कि B का C का। अब देखो अगर यदि यहाँ पे देखने जाओगे कि कितना माइनस आई ग्रुप लगा है, सर यहाँ पे 3 गो लगा है, इसके पास 2 गो लगा है, इसके पास 1 गो लगा है। तो अगर तुम इसके बेसिस पे जाओगे, किसके नंबर ऑफ के बेसिस पे, तो नंबर के बेसिस पे जाएगा तो उस हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ तो तुम किसका बोल देता, A का बोलता, उसके बाद B का बोलता, उसके बाद C का बोलता। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि सर इसके पास खींचने वाला 3 गो है, इसके पास 2 गो है, इसके पास 1 गो है, ऐसा तुम बोल देता, ऐसा बोलता। उसके बाद देखो तुम अगर डिस्टेंस के बेसिस पे जाओगे तो डिस्टेंस के बेसिस पे क्या होगा, तो डिस्टेंस के बेसिस पे देगा तो सर इसका पहला कार्बन पे खींचने वाला इसके पास पहला वाला नहीं है, इसके पास नहीं है, तो सर हम लोग जिताएंगे किसको, तो जिताएंगे हम लोग इसको, किसको जिताएंगे, C को जिताएंगे। यहाँ पे जिता रहा है A का, वहाँ पे जिता रहे हो किसका, C का जिता रहे हो। तो उस बात से तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा कुछ हलचल यहाँ पे मचने लग जाएगा, उस हिसाब से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होने लगेगा, इधर उधर होने लगेगा। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में तुम कैसे जवाब दोगे, तो उसके लिए हमेशा ये वाला रूल को तुम याद रखोगे। सबसे पहले तुम्हें डिस्टेंस को देखना है कि डिस्टेंस में तुम्हारा 4 को 10 को क्यों ना लगा रहे, लेकिन अगर जितना जल्दी सामने अगर कोई ग्रुप लगा है खींचने वाला तो वो ज़्यादा खींचता है किसके कंपेयर में, जो दूर बैठ करके 3-4 को है उसके कंपेयर में। तो सबसे पहले हम लोग ये रूल को याद रखेंगे, DNP रूल। चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, घंटा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है अगर वो दूर में है। जितना ज़्यादा समीप रहेगा कहन वो वीक खींचने वाला है, और अगर वो सामने रहेगा तो उसका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी चलते हम लोग इस रूल को याद रखेंगे, DNP मतलब जितना सामने उसका पावर सबसे ज़्यादा, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो पावरफुल हो। समझ में आ रहा है? अगर डिस्टेंस दोनों का सेम है, पहला पोजीशन पे ही 2 आइटम लगा है A और B में, तो उस कंपेयर में हम लोग देखेंगे जिसका खींचने का पावर ज़्यादा वो जीत जाएगा। लेकिन मान के चलो एक पहला पोजीशन पे, एक दूसरा पोजीशन पे, मान के चलो कल को तुम्हारे सामने ऐसा रह जाए, कैसा रह जाए, इस प्रकार से कि मान के चलो CH3 है, यहाँ पर C है और यहाँ पर फ्लोरीन है CH और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COOH, ऐसा है A को, ठीक है। मान के चलो A नंबर, और B नंबर में तुम्हारा ऐसा है, कैसा है, CH3 CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर फ्लोरीन और ये है COOH। तो घंटा मान के चलो तुम्हारे पास ये ऐसा है आयोडीन। तो यहाँ पर देखो भाई, भले यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पर आयोडीन है, तुम ऐसे मत बोल देना कि फ्लोरीन का पावर ज़्यादा है तो फ्लोरीन वाला का ज़्यादा हो जाएगा। भाई पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन पे, ये कहाँ है, पहला पोजीशन में, तो ये सामने है खींचने के लिए, तो भले ये कमज़ोर है जीतेगा यही, और ये क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो हम लोग को ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जितना सामने, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो हम लोग को मजबूत हो, भाई हमेशा जीतेगा तो वही जीतेगा जो सामने रहेगा। सामने है तो चाहे 1 गो है चाहे 2 गो है, मान के चलो सेकेंड पोजीशन पे तुम्हारे पास 2 गो लगा है ग्रुप खींचने वाला, और पहला पोजीशन पे सिर्फ 1 गो, तो जीतेगा कौन, 1 गो। क्यों? क्योंकि उसके पास सामने है वो। आई बात समझ में? तो वैसे अवस्था में हम लोग काम करते हैं किसके रूल के अनुसार, DNP के अनुसार। DNP हम लोग को ये बताता है जितना सामने उसका पावर उतना ज़्यादा, जितना नंबर पे रहेगा उसका पावर उतना ज़्यादा। और मान के चलो सिंगल है भैया, तो उस अवस्था में हम लोग देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा है।
अगर एक ही पोजीशन पे है और अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है तो उस अवस्था में देखेंगे किसका पावर ज़्यादा है, तो जिसका पावर ज़्यादा वो फिर जीतेगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे डीएनपी रूल के अनुसार चलेंगे। तो डीएनपी रूल के अनुसार अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग किसका देंगे, देखो यहाँ पर पहला पोजीशन देखो, पहला पोजीशन देखो, पहला पोजीशन, तो पहला पोजीशन पे ये लगा हुआ है, तो भैया पहले पोजीशन पे लगा है, इन लोगों में पहला पोजीशन पे नहीं लगा है, तो डिस्टेंस सामने है, तो डिस्टेंस सामने, क्योंकि देखो डीएनपी रूल के अनुसार चलेंगे, तो डीएनपी रूल के अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस सामने, सामने कौन पाया, ये वाला, तो ये वाला पाया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा, सी का होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, सी का। अब ये दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो दूसरा पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर भी दूसरा पोजीशन पे लगा है, लेकिन दूसरा पोजीशन पे केक लगा है, 2 गो लगा है, और यहाँ पर दूसरा पोजीशन पे केक लगा है, 3 गो लगा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 गो लगा है, यहाँ पे 3 गो लगा है, लेकिन सर यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन है सर, यहाँ पे क्लोरीन 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 है, तो क्लोरीन से पावर ज़्यादा तो फ्लोरीन का होता है, तो इसको जीतना चाहिए। नहीं, ये नहीं जीतेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डी के बाद जाते हैं एन में, तो एन वाला में कौन है, नंबर। नंबर मतलब कितना नंबर में वहाँ ग्रुप लगा हुआ है वो पहले दिखना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस के अनुसार देखें, यहाँ पर डिस्टेंस था सर, दोनों को सेम है, तो सेम है ना, तो उस अवस्था में ये तो काम नहीं किया, तो फिर सेकेंड वाला में जाएंगे। सेकेंड में कौन काम कर रहा है, नंबर। तो नंबर देखो कितना नंबर में जुड़ा है, तो इसके पास 2 को खींचने वाला है, इसके पास 3 को खींचने वाला है, भले यहाँ पे कमजोर वाला है और यहाँ पे एगो तेज वाला है, तो तेज वाला गया भाड़ में, हम लोग जाएंगे किसके ऊपर, कितना ज़्यादा यहाँ पे मिलके खींच रहा है। तो हम लोग किसके बाद कौन आएगा, तो हम लोग को हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले सी होगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और लास्ट में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग पावर को सबसे लास्ट में देखेंगे, उससे पहले देखेंगे नंबर को कितना नंबर में लगा, और उससे भी पहले देखेंगे किसको, डिस्टेंस को। अगर वो समीप है और अकेले है फिर भी वो जीत जाएगा, किससे कंपेयर में, जो दूर है और 3-4 वो लगा है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे कि एगो बहुत ज़्यादा पावर वाला है और वो अकेले है, और वहाँ उसके जगह में 2 गो लगा हुआ है जो कि कमज़ोर है, तो कौन जीतेगा, कमज़ोर वाला है वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2-2 को खींचने वाला है और स्ट्रॉन्ग वाला 1-1 गो है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग कहानी बढ़ाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलो इतना लिख लो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन वगैरह सब देखेंगे। ठीक है? तो अभी पहला एप्लीकेशन जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ 4 किसके लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और वो भी कैसा, एलिफैटिक। यहाँ पे एरोमेटिक का बात नहीं कर रहे, बेंजीन वगैरह सब का बात नहीं कर रहे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखे, बहुत सारा क्वेश्चन देखे। उसके बाद हम लोग डीएनपी रूल देखे कि भाई अगर कन्फ्यूजन हो जाए कि किसी में ज़्यादा नंबर पर रह जाता है, तो किसी में पावर ज़्यादा रह जाता है, तो कोई सामने लगा हुआ है, तो इस स्थिति में हम लोग कैसे जिताएंगे। तो इस अवस्था में हम लोग बताए थे कि शॉर्ट फॉर्म में एक रूल याद रख लेना, डीएनपी रूल। क्या याद रख लेना, डीएनपी रूल। तो डीएनपी रूल के अनुसार ही हम लोग समझते हैं कि किसमें ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है? तो हम लोग डीएनपी रूल को हमेशा याद रखेंगे। कौन सा रूल, डीएनपी रूल। तो अगर जो इस डीएनपी रूल को जो भूल गया भैया, उसका इस तरह का क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। जैसे कि अभी ये जो सवाल दिए हैं, कितना दिए, एच तक दिए हैं, इतना सारा डिफरेंट सवाल में तुमको बताना है कि बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हालत ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा बुखार हो जाएगा तुमको देख करके क्वेश्चन। किसको जिताओगे किसको नहीं जिताओगे, तुमको हालत ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा पसीना छूट जाएगा और पता चलेगा कि इनमें से कुछ गलत कर दिया बीच में। 100% तुम सही कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तुम हाईएस्ट को बता दोगे, पता चलेगा बीच में तुम अरेंजिंग नहीं कर पा रहे हो। तो एक ही क्वेश्चन मैं करवाने वाला और एक ही क्वेश्चन से तुम्हें पूरा आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर इस प्रकार का सवाल आया तो तुम आसानी से सिर्फ क्या याद रख लें, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल के अनुसार तुम 100% सही जवाब दे पाओगे। आओ समझते पहले क्वेश्चंस को। कैसे जवाब दोगे भाई, देखो इसमें 3-3 गो लगा हुआ है, तो 3-3 गो लगा हुआ है तो तुम जिता दोगे इसी को, क्योंकि 3-3 गो तुमको कहीं दिखाई नहीं दिया होगा। तो भाई तुरंत जाओगे, इसमें क्लिक करके निकल जाओगे, पता चलेगा तुम फंस गया। तो इसी चलते सबसे पहले तुमको अकबका करके आंसर नहीं देना है। इसमें सबसे पहले देखना है किसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है भाई। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो निकालना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालना है, तो इसका निकालना है। ठीक है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड निकालना है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का निकालना है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका निकालना है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसका निकालना है तो इसके समीप कौन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डीएनपी रूल। तो डीएनपी रूल में हम लोग जान रहे हैं किसका होता है, तो डिस्टेंस का ज़्यादा पावर होता है, उसके बाद हम मतलब डिस्टेंस का इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसके बाद हम लोग जानते हैं नंबर का, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़, पावर का। तो पहले डिस्टेंस को देखो, तो देखो डिस्टेंस कहाँ कहाँ हम लोग को सेम देखने को मिल रहा है, या फिर कौन सबसे ज़्यादा हम लोग को नज़दीक दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले कुछ नहीं लगा है, इससे पहले लगा हुआ है, मतलब इसको कंपेयर करना है हम लोग को बी को। उसके बाद देखो इसके पास भी फर्स्ट वाला में लगा है, मतलब डी को भी कंपेयर करना है। इसके बगल वाला में नहीं लगा है, इसके बगल में नहीं लगा है, इसके बगल में लगा है, इसको भी कंपेयर करना है। फिर देखो यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा, मतलब हम लोग को फर्स्ट पोजीशन पे कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो बी डी एफ में। मतलब जीतेगा तो यही जीतेगा, जीतेगा तो यही जीतेगा, आगे नहीं देखना हम लोग को, जीतेगा तो भाई यही जीतेगा, या तो फिर बी जीतेगा या फिर डी जीतेगा या फिर तुम्हें कौन जीतेगा, एफ जीतेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में यही लगा है, मतलब इन लोग का डिस्टेंस सामने है खींचने वाला का। बाकी सब में देखो सेकेंड पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ एफ डी और बी में लगा हुआ है। देखो इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, तो मतलब जीतेगा तो यही तीनों जीतेगा। अब यहाँ पे देखो पहला पोजीशन पे देखो डी वाला तो जीत गया। अब ये तीनों हम लोग को दिख रहा है, तो तीनों में तो डिस्टेंस सेम ही है ना, तीनों में तो डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस वाला काम नहीं बताया। देखो इतना तो पता चलेगा कि ये इतना सारे क्वेश्चंस में आगे जो होंगे वो बी डी ई होंगे। अब बी डी ई में कौन आगे होगा, अब इसको डिसाइड करते हैं। तो बी डी ई ये तीनों में से हम लोग को आगे होगा कौन, तो अब देखो डिस्टेंस के अनुसार तो तुम जवाब दे पाया कि ये तीनों होगा। अब ये तीनों में से कौन होगा, तो उसके बाद जाते हैं नंबर में, कि पहला पोजीशन में देखो कि नंबर किस में ज़्यादा है। तो भाई इसमें भी एक एक लगा है, इसमें भी एक एक लगा है, इसमें भी एक एक लगा है, तो भाई इससे तो बात नहीं बनने वाला। अब किससे बात बनाओगे, तो अब हम लोग चलने वाले हैं किसके, पावर के अनुसार, क्योंकि ये नंबर में तो हम लोग को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि सब में एक एक नंबर लगा हुआ है। अरे ये डिस्टेंस फर्स्ट नंबर में है, लेकिन कितना ग्रुप लगा है, तो एक एक ग्रुप लगा है, तो इससे भी जवाब नहीं दे पाया। अब चलेंगे किसके अनुसार, पावर के अनुसार, किसका पावर ज़्यादा है माइनस आई का। तो अब यहाँ देखो क्लोरीन है, इसके पास फ्लोरीन है, इसके पास क्या है, क्लोरीन। तो इतना तो पता चल गया कि क्लोरीन वाला से ज़्यादा जीतेगा कौन, फ्लोरीन वाला। कौन जीतेगा, फ्लोरीन वाला, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। देखो फिर से समझो, कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल आया तो सिंपल हम लोग इतना याद रखेंगे कि हम लोग को डीएनपी रूल से जाना है। डीएनपी रूल में सबसे पहले डिस्टेंस पता करना है, कौन सबसे ज़्यादा समीप है, चाहे उसका पावर कम हो ज़्यादा हो हमें पता नहीं है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, सामने है मतलब वो जीत जाएगा। तो सामने वाला के अनुसार चले तो हम लोग को बी डी और एफ तीनों में आया पहला पोजीशन में। अब ये तीनों को जिताने का फिर प्रयास करेंगे, तो डिस्टेंस का काम अब नहीं करेगा। अब चलेंगे एन मतलब कितना नंबर में जुड़ा है, तो देख रहे इसमें भी एक एक लगा है, इसमें भी एक एक लगा है, इसमें भी एक एक लगा है, मतलब ये भी डिफाइन नहीं कर पाया। तब जाएंगे किसके पास, पावर के पास। अब देखो पावर किसके पास ज़्यादा है, तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन सेम टाइप का दिख रहा है। अब ये फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन वाला ज़्यादा जीत जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की तुलना कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले जीतेगा वो कौन जीतेगा, डी जीतेगा। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी सामने है, उसका पावर भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब डी वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा। उसके बाद कौन होगा, बी और एफ होगा। तो बी और एफ में कौन, क्योंकि इसमें भी सी एल है, इसमें भी सी एल है, तो भाई मतलब पहला पोजीशन से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों में सेम है, नंबर भी दोनों में सेम है, पावर भी दोनों में सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी सी एल यहाँ पर भी सी एल। अब कैसे डिसाइड किया जाए। अब इसके बाद फिर दूसरा वाला कार्बन पे चलेंगे, तो इसके बगल वाला कार्बन में गए कुछ नहीं लगा है, लेकिन इसके वाला बगल में जा रहे थे, एक हम लोग को एटम दिख गया। एटम हम लोग को कैसा दिखा, माइनस आए, तो भाई इसमें एक में नहीं है और इसमें है, मतलब यहाँ पर खींचने वाला फिर आ गया, तो ये ज़्यादा खींचेगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। मतलब अब कौन जीता, तो बी से ज़्यादा इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, एफ में। तो इसका मतलब सर हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर दिए किसका, एफ। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा हम लोग को बी। कौन होगा, बी। क्या यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आया होगा। हम लोग ये तीनों को कैसे डिसाइड किए, ये तीनों को डिसाइड किया पहले कि कौन सबसे पहले सामने उस ग्रुप का, तो सामने देखे सर यही तीनों में था, तो यहाँ से हो गया। अब इसमें फिक्स करना था कि कौन जीतेगा ये तीनों में से। फिर हम लोग चले नंबर में, तो तीनों पास नंबर भी सेम था। उसके बाद गए पावर में ये हम लोग को जीत गया, क्योंकि इसके पास फ्लोरीन था, ये सबसे पहले हो जाएगा। अब बी और एफ में कौन सेम होगा, क्योंकि इसके अनुसार तो जवाब नहीं दे पाए दोनों में, क्योंकि यहाँ पर भी सी एल यहाँ पर भी सी एल, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, नंबर भी दोनों का सेम ही है। अब चलेंगे
सेकेंड कार्बन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा था, यहाँ पे लगा था क्या F, तो ये ज़्यादा खींचेगा, तो इस चलते जिता दिया किसको, F को, उसके बाद B को। अब हम लोग को देखो पहला पोजीशन से खत्म हो गया, अब चल रहे हम लोग सेकेंड पोजीशन में, ठीक है। अब सेकेंड पोजीशन वाला देखो कि सेकेंड वाला कार्बन में यहाँ कुछ नहीं लगा है, इन लोग तो खत्म हो गया बात, इन लोग का सल्टा गया। अब यहाँ देखो इसके पास है सेकेंड वाला, मतलब अब जो बात करने वाले हैं वो सी का, क्योंकि देखो सेकेंड पहले चलेंगे डिस्टेंस का, इसी चलते फर्स्ट वाला देखने के बाद सेकेंड में चल रहे हैं। सेकेंड में चले तो यहाँ पे है, इसमें देखो सेकेंड में, हाँ इसमें भी है, इसमें देखो हाँ सेकेंड में इसमें भी है, इसका हाँ सॉरी इसमें भी हम लोग को सेकंड देखने को मिल रहा है। चलो मतलब इसको 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 अभी बात करेंगे, बाकी देखो इन लोग का काम हो गया, तो इन लोग को कंफ्यूज ना हो इसी चलते इन लोग को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, मतलब अब हम लोग को जो डिसाइड करना है, अब देखो जिसका जिसका हो गया उन लोग में रेड कर देते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हाँ इन लोग का काम हो चुका है। तो हम लोग को यहाँ पे इन लोग को बात करना है, 1 मिनट लाइट कट गया है, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। लाइट आ जाता है तो फिर से रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो आ गया लाइट, ठीक है। चलो तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, ये डीएनपी वाला से, डीएनपी वाला से हम लोग ये तीनों खत्म कर लिए थे पहला पोजीशन के अनुसार। फिर हम लोग चले थे सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे हम लोग को कौन कौन आया, सी आया, ई आया, जी आया और एच आया। अब इसमें से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, फ्लोरीन। सेकंड पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन। सेकंड पोजीशन पे कौन है, फ्लोरीन। फिर हम लोग देख रहे हैं एच में, एच में सेकंड पोजीशन पे कौन है, क्लोरीन। मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन है और सब में सिंगल सिंगल है, अरे सिंगल सिंगल है। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस के अनुसार से चले, तो डिस्टेंस के अनुसार से सी, ई, जी और कौन आया, एच। अब उसके बाद चल रहा है नंबर, कितना नंबर में है, तो इसके पास भी अकेला, इसके पास भी अकेला, इसके पास भी अकेला, इसके पास भी अकेला, तो मतलब उसके पास भी काम नहीं बना। तब हम लोग किसके पास जाएंगे, नंबर के पास। तो नंबर के पास चल रहे हैं, तो अब देखो मतलब कि पावर के पास, पावर के पास चल रहे, तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन वाला जीतेगा, मतलब सी जीतेगा या तो फिर जी जीतेगा। अब इन लोग को डिसाइड कौन किया जाए, तो हम लोग तो सेकंड पोजीशन के अनुसार तो डिसाइड नहीं कर पाए, तो नहीं डिसाइड कर पाए तब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कार्बन के पास। तो जैसे इसके बाद इधर गए तो यहाँ पे देख रहे कुछ नहीं लगा है, और इसके बाद तीसरा कार्बन पे गए तो यहाँ पे कुछ लगा है, कितना, तो 2 को फ्लोरीन। मतलब सर सी से पहले कौन जीत जाएगा, जीत जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि कौन जीतेगा, जी जीतेगा, उसके बाद कौन जीतेगा, सी जीतेगा। क्लियर है। तो मतलब ये दोनों का हम लोग को कंपैरिजन खत्म हो गया। अब बचा कौन कौन, तो सर हम लोग को कंपैरिजन हो गया सी का और जी का खत्म हो गया। अब देखो ई और एच में देखना है, तो यहाँ पर भी देखो Cl है, यहाँ पर भी Cl था। क्लियर है, हाँ सर। अब Cl और यहाँ पर भी Cl, तो यहाँ पे सर कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोरीन, मतलब इसके कंपेयर में कौन जीत जाएगा, ये वाला जीत जाएगा, मतलब सी के बाद कौन जीत जाएगा, एच के बाद कौन जीतेगा, हम लोग को ई जीतेगा। आई होप कि यहाँ तक समझने में तुम लोग को दिक्कत नहीं आया होगा। देखो भाई सबसे पहले डिस्टेंस में अनुसार चलेगा, डिस्टेंस में गया तब चलना है फिर नंबर में, अगर नंबर भी सेम तब चलेंगे पावर, अगर पावर भी सेम तब फिर नेक्स्ट वाला कदम रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला कार्बन में देखो डिस्टेंस के अनुसार, जिस पोजीशन पे तुम बात करो उसमें देखो जितना उसका डिस्टेंस है, सब में डिस्टेंस सेम है, हाँ सर सेम है। क्या उसमें नंबर ऑफ जो ग्रुप लगा है क्या सेम लगा है, हाँ सर सेम लगा है, एक लगा है। अगर सेम लगा है तो उसका पावर चेक करो, अगर पावर से भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है, वो भी सेम है, तो फिर नेक्स्ट कार्बन पे कदम रखो और वहाँ से कंपैरिजन करो। तो वैसे करके हम लोग देखे तभी तक ये ट्रेंड आया। अब देखो हमारे पास बचा क्या, लगभग तो सारा कंप्लीट हो गया, तब फिर बचा कौन, ए। तो सबसे पीछे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी लगा है सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इसमें लगा है लास्ट वाला में। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो ये रहा तुम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। तो देखो मैं पढ़ाने का बहुत कुछ अभी और पढ़ा सकता हूँ, तुम लोग को जीवन में अचानक से ये सब चीज़ आ रहा है तो तुम लोग कहीं अकबका ना जाओ, ठीक है। मुझे तो जल्दी से ख़त्म करना है ना, तो जल्दी से ख़त्म करना है तो मैं जल्दी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ट्रेंड आया, उस ट्रेंड को भी तुम लोग को याद रखना है कि प्लस आई कौन है, माइनस आई कौन है, कितना किसका पावर ज़्यादा होता है, ये चीज़ पढ़ना है। उसके बाद अभी ये सब चीज़ अप्लाई करना सिखाएं। तो तुम लोग को अभी एक टास्क दे रहे हैं, टास्क ये रहेगा कि घर में अब इस चीज़ को नोट्स करने के बाद फिर से इस नोट्स को कम से कम पढ़ोगे, और जितना भी क्वेश्चंस करवाएं उसको दोबारा तुम लोग फिर से रिपीट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स देखने से पहले तुम लोग कदम रख लेना कि जितना भी क्वेश्चंस अभी करवाएं सबको खुद से सिर्फ क्वेश्चंस लिखना और उसको फिर से तुम लोग अरेंज करके देखना,
क्लियर है? जैसे हम सीरियल से दिए ना ABC ऐसे करके, तुम लोग अवर क्वेश्चन क्या बनाना, ए के बाद इसको लिख देना, इसको लिख देना, ऐसे लिख देना, वैसे करके नंबरिंग तुम लोग देने स्टार्ट कर देना, ठीक है, ABCD ऐसे करके। उसके बाद तुम लोग अरेंज करके खुद से तुम लोग देखना कि सही अरेंज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर सही अरेंज कर पा रहे हो इसका मतलब तुम परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं जितना क्वेश्चंस करवाए उसे दोबारा तुम लोग रिवाइज करके आना, उसको प्रैक्टिस करके आना, उसके बाद फिर से हम लोग आगे कदम रखेंगे। अच्छा, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं? हम लोग को और भी तो पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है, उधर जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं नहीं भाई, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट को फिर आगे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जितना जल्दी इसमें जितना परफेक्शन ले आओगे ना उतना बेहतर और उतना जल्दी जल्दी उधर हम लोग को कवर होगा। तो बेस अगर मजबूत तुम लोग बना लिया तो आगे तो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चलते हाथ जोड़ करके सबसे बोल रहे हैं कि भाई जितना कुछ अभी तक पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करोगे, और जितना क्वेश्चन तुम लोग को करवाएं उसको दोबारा तुम लोग खुद से बना कर आओगे, ठीक है। खाली क्वेश्चंस लिखो और उसको फिर से अरेंज करके देखो, उसके बाद फिर कॉपीज मिला कर देखो कि सही तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। क्योंकि इसको अगर मिलाना, देखो कितना सारा क्वेश्चन दिए थे उसको अरेंज करने के लिए दिए थे, तो भाई इस तरह का क्वेश्चन जब तुम अरेंज करोगे तो लाजवाब तरीका होगा। बाकी कल जब स्टार्ट करेंगे ना हम प्रैक्टिस कराना, तो वहाँ पे फिर से वो तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे देंगे और उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, तब फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितना कुछ मैं अभी बता रहा हूँ हर एक चीज़ तुम लोग के दिमाग में घुस रहा होगा, ठीक है, और हर एक बात तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहला बार ये सब चीज़ बहुत लोग पढ़ रहा होगा, बहुत लोग तो पहले पढ़ा है, बस उन लोग को रिकैप करने की ज़रूरत है। लेकिन मान के चलो जो लोग 11th पढ़ा ही नहीं था तो उन लोग को ये सब चीज़ नया नया लग रहा होगा। तो आई होप कि तुम लोग को भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं वैसा ही पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम लोग को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस रिवाइज करते रहो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ा है अब धीरे धीरे चीज़ों को सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। सब कुछ एक साथ मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ वहाँ पढ़े थे, ये चीज़ पढ़े थे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब कुछ तुमसे हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि तुम लोग रिवाइज करता होगा, हार्डवर्क कर रहा होगा घर में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है तब थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है। और ये सब चीज़ पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि क्लास 12 का जो रिवीजन, मतलब क्लास 12 का जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये सारा चीज़ का यूज होगा, तो उसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में जाकर के पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। ऊपर से बता देंगे कि ये चीज़ हुआ है तो तुम लोग खुद समझ जाओगे, हाँ सर ये चीज़ तो होता था सर, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होगा, ठीक है। क्योंकि फिर मैं वहाँ पे बच्चों को ये कंसिडर करके चलता हूँ तुम लोग को कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है फिर वहाँ पे मुझे वो चीज़ घुसना पड़ता है, तो उसमें वो फ्लो टूट जाता है उसमें, ठीक है। कि रिएक्शन बता रहे हो फिर वहाँ तुमको जीओसी पढ़ाने लग जाए, तुमको आइसोमेरिज्म बताने लग जाए, तुमको नोमेनक्लेचर बता, तब फिर मेरा हो जाएगा वहाँ पे कहानी खत्म। तो इसी चलते मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे एक बार जब मैं शुरू होऊंगा तो उसको ख़त्म करके दम रखूँगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ, तो आई होप कि आप लोग मेरे कहे अनुसार रिवीजन कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। इसका अच्छा से लिख लो।